हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाने के लिए हमने कहा कि हमें कुछ बेसिक नोटेशंस चाहिए होती हैं। पहले हमको समझना इम्पोर्टेंट है। दो तरह की एजेस होती हैं, एक रिक्वेस्ट एज होती है, एक असाइनमेंट एज होती है। जब रिक्वेस्ट करता है कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए तो प्रोसेस को पहले लिखा जाता है और एरो बना के रिसोर्स का नाम लिखा जाता है। अब ग्राफ बना रहे हैं ऑब्वियसली हम, तो ग्राफ में जो है वो नोड्स होती हैं, तो प्रोसेस और रिसोर्स नोड को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा ग्राफ में? प्रोसेस को सर्कल से और रिसोर्स को एक स्क्वायर बना के, और स्क्वायर के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह फर्दर स्क्वायर बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल देख रहे थे कि जिसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस मौजूद हैं। रिसोर्स R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, रिसोर्स R4 के 3 इंस्टेंसेस हैं, और हम यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या यहाँ पे साइकिल है या नहीं है। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं P1 से स्टार्ट करती हूँ अपना रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से एजेस को निकालते हैं, तो R2 is held by P1, P1 is waiting for R1, R1 is held by P2, P2 is waiting for R3 and R3 is held by P3। फिलहाल मुझे P1 की रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे साइकिल कोई दिखाई नहीं दे रहा। सही है। अब मैं अगर इसको P2 के रिस्पेक्ट से देखती हूँ, क्योंकि R2 के 2 इंस्टेंसेस है ना, एक इंस्टेंस P1 में रखा हुआ है, एक इंस्टेंस P2 में रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे सवाल ये था मेरा कि क्या इस वक्त इस डायग्राम में कोई साइकिल नजर आ रहा है? फिलहाल तो हमें कोई भी साइकिल दिखाई नहीं दे रहा है इस डायग्राम में। साइकिल किस वक्त आता है? लेट्स से कि अगर मैं P1 से स्टार्ट करूं कि P1 is waiting for R1, R1 is held by P2 and P2 is waiting for R3, R3 is held by P3 and P3 is waiting for R2 that is held by P1 या P2। तो हम कह सकते थे कि हाँ, अब क्योंकि P1 रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस में जब रिपीटिशन होती है तो हम कहते हैं साइकिल आ गया। फिलहाल तो कोई साइकिल नहीं। सही। तो अब इसके लिए साइकिल कैसे हम ऐड कर देते हैं? अब यहाँ देखें, इस ग्राफ में देखें आप, तो क्या आपको दिख रहा है कि आपके ख्याल में अब कोई डेडलॉक आ रही है क्या? अब हमें डेडलॉक नजर आ रही है। डेडलॉक यहाँ पे अब हमें एक रिस्पेक्ट से नजर नहीं आ रही है, हमें यहाँ पे 2 रिस्पेक्ट से डेडलॉक नजर आ रही है। कैसे 2 रिस्पेक्ट से हमें डेडलॉक नजर आ रही है? एक, अगर मैं P1 के तरफ से चलना शुरू करूँ तो P1 ने रिसोर्स रखी हुई है R2, है ना? यहाँ देखें ये एरो बता रहा है R2 से एक एरो जा रहा है P1 की तरफ, इसका मतलब है कि R2 का एक इंस्टेंस P1 ने रखा हुआ है। अब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। P1 is holding R2, P1 is waiting for R1, R1 रखी हुई है P2 ने, P2 is waiting for R3, फिर यहाँ R3 किसने रखी हुई है? P3 ने रखी हुई है, और P3 is waiting for R2 that is held by P1। सही है ना? इस तरह से हम यहाँ से घूम के पूरा वापस पहुंच गए P1 पे। अब यहाँ पे एक और एज बन रही है, एक और साइकिल कैसे बन रहा है? सिंपली अगर मैं P2 से स्टार्ट करूं, R2 is held by P2, P2 is waiting for R3, R3 is held by P3 and P3 is waiting for R2 again that is held by P2। सही। तो यहाँ पे मुझे 2 साइकिल्स मिल रहे हैं। सही है ना? एक P1 से हम चलेंगे P3 तक जाएंगे तो हमें वापस P1 पे आने का रास्ता मिल रहा है, एक P2 से भी स्टार्ट करेंगे तब भी हम P2 पे ही वापस आ रहे हैं। तो इस ग्राफ में 2 जगह साइकिल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेडलॉक मौजूद है। फिलहाल तो हम इस चीज को समझ रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखने से क्या हमें पता चल जाता है कि कोई डेडलॉक है या नहीं है। तो यहाँ तो हमें पता चल जाता है, इवन इन केस ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या यहाँ पे डेडलॉक मौजूद है। अब अगर यहाँ पे मैं P1 की रिस्पेक्ट से देखना शुरू करूँ तो P1 क्या कर रहा है? P1 इज वेटिंग फॉर R1। ठीक है, R1 के 2 इंस्टेंसेस हैं,
एक P2 ने रखा हुआ है और एक P3 ने रखा हुआ है। अब यहाँ देखें, बात समझने वाली है कि P1 इज वेटिंग फॉर R1 और R1 इज हेल्ड बाय 2 प्रोसेसेस, उसके 2 इंस्टेंसेस हैं, P2 ने भी रखा हुआ है, P3 ने भी रखा हुआ है। P3 R2 का वेट कर रहा है जो R2 P1 ने होल्ड करके रखी हुई है, लेकिन P3 जो R2 का वेट कर रहा है उस R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, एक नहीं है। तो एक इंस्टेंस P4 ने रखा हुआ है, एक इंस्टेंस P1 ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यहाँ पर ये पॉसिबल है कि P2 ने जो R1 का इंस्टेंस रखा हुआ है ना, P2 उस R1 के इंस्टेंस को रिलीज कर दे। तो P1 की जो नीड है ना वो R1 के उस वाले इंस्टेंस से पूरी हो सकती है जो कि P2 ने रखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर P3 की जो नीड है R2 की, वो किस इंस्टेंस से पूरी हो सकती है, जो P4 ने रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डेडलॉक, अगर P2 और P4 रिलीज नहीं करते ना तब तो डेडलॉक है, लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि P2 और P4 आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, यानी कि वो अपना काम करेंगे और रिसोर्स रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ डेडलॉक नहीं आएगी। सही है ना, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि मल्टीपल रिसोर्सेज होती है ना, एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं होता कि डेडलॉक सिचुएशन आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर P2 रिलीज कर देगा ना R1 को, तो फिर P1 को R1 असाइन हो जाएगी आराम से, तो P1 अपना काम कर लेगा, वो P3 की वजह से ब्लॉक नहीं रहेगा। वो काम करके R2 को रिलीज कर देगा तो P3 अपना काम कर लेगा। अगर P1 भी रिलीज नहीं करता है R2 को, तो हम अज्यूम कर देंगे P4 किसी स्टेप पे रिलीज कर देगा R2 को, तो P3 का काम फिर भी हो जाएगा। सही, तो इस ग्राफ से हमें ये लग रहा है कि इसमें डेडलॉक नहीं है, नहीं आएगी, ज्यादा चांस नहीं है डेडलॉक आने का। ठीक है, यहाँ पे हम डेडलॉक का इंट्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात को खत्म करते हैं और फिर उसके बाद हम